हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 31 अक्टूबर का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है उसके अंदर साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने ये रहा। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे काम के हैं उन सभी को देखेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला कुछ खास नहीं है। और छोटे आर्टिकल्स में कुछ 2-3 आर्टिकल हमारे काम के हो जाते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट भी इधर दे दिया था, नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, तो पहला जो आर्टिकल है छोटा वो ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है बियर नेसेसिटीज़। ठीक है, तो पोलार बियर के बारे में बात हो रही है। देखिए, पोलार बियर जो हैं वो जो कंज्यूम करते हैं उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब ये बहुत कुछ यहाँ पर कंज्यूम करते हैं। और ये जो रिसर्च यहाँ पर हुई है ये इस चीज़ के ऊपर हुई है कि किस तरीके से जो पोलार बियर्स हैं उनका फीड, उनका जो फूड है जो वो खाते हैं, उस तरीके से पता करना है कि एनवायरमेंटल शिफ्ट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मरीन मैमल किस तरीके से हो रहा है। तो हमें इसमें बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाना, इतना डीप में कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये जो स्टडी हुई है ये नूनावट रीजन में हुई है। ठीक है, ये नूनावट रीजन आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो जनरली सब लगता है कि ये आपका रशिया वगैरह में होगा, नहीं, ये कनाडा बेस्ड रीजन है। तो नूनावट रीजन में स्टडी यहाँ पर हुई है। ओके, तो कनाडा बेस्ड रीजन ये यहाँ पर है। दूसरी जो इमेज है वो आपको दिखेगी, लिखा हुआ है सेंट ऑफ डेंजर। और इसमें जो आपको बात की गई है वो ये बात की गई है कि जो आपके शरीर में स्मेल सिस्टम होता है जिसके ज़रिए आप चीज़ों को सूंघ करके पता करते हो कि हाँ, जो आपकी ऑर्डर है वो प्लीजेंट है या फिर आपकी जो ऑर्डर है वो जो है वो गंदी टाइप की यहाँ पर है। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि द ऑल्फैक्टरी ऑर्गन नेटवर्क, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन नेटवर्क के अंदर वो सभी ऑर्गन्स आ जाते हैं शरीर के जिनके ज़रिए हम जो सूंघने का काम यहाँ पर करते हैं, लाइक यू कैन सी इन दिस इमेज हियर। और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन सी दिस ऑल फैक्ट्री न्यूरो इपिथेलियम। ठीक है, दिस इज़ ऑल फैक्ट्री बल्ब, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ऑल फैक्ट्री बल्ब, ये जो आपका ऑल फैक्ट्री बल्ब है ये दिमाग के इस हिस्से में है। और इस बल्ब के ज़रिए ही आपको यहाँ पर पता लगता है कि जो आपका जो आपकी स्मेल है वो पॉजिटिव स्मेल है या फिर आपकी जो निगेटिव स्मेल वो यहाँ पर है। ओके, तो किस तरीके से स्मेल्स की मिलियंस ऑफ स्मेल आप दिन भर में सूंघते हो। ठीक है, बहुत कुछ आप यहाँ पर सूंघते हो, उसमें से कौन सा कैसा है ये सब जो बताने का काम है वो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन नेटवर्क का यहाँ पर होता है ओवरऑल। ओके, तो ये स्टडी यहाँ पर हुई हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम अनेबल्स मेजरमेंट ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस इन द ब्रेन व्हेन ए पर्सन एनकाउंटर्स अनप्लीजेंट स्मेल। तो ये जो डिस्कवरी यहाँ पर है ये इस ऑल्फैक्टरी बल्ब से रिलेटेड ही है कि जो डिफरेंट टाइप की यहाँ पर स्मेल्स आपके सिस्टम में जाती हैं और फिर उन सिस्टम के ज़रिए जो सिग्नल जनरेट होते हैं वो सिग्नल किस तरीके से वेरी करते हैं वो सब यहाँ पर डिस्कवर हुआ है। देखिए, इतना डिटेल में भी नहीं जाना, बट ये जो आपके टर्म्स यहाँ पर यूज़ होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक व्हाट इज़ ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब स्ट्रक्चर जो है वो फोर ब्रेन में होता है, यानी कि आपके ब्रेन के अगले हिस्से में होता है, ऑफ वर्टिब्रेट्स दैट रिसीव न्यूरल इनपुट अबाउट ऑर्डर डिटेक्टेड बाय द सेल इन द नेजल कैविटी। तो नाक के ज़रिए आपके शरीर में जो है वो जो अनप्लीजेंट स्मेल है या फिर ऑर्डर है वो यहाँ पर जो है वो जाती है। और इसके ज़रिए आपका जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है वो ये बताता है कि जो ऑर्डर है वो किस प्रोसेस होगी, और ये बताएगा कि निगेटिव स्मेल है, पॉजिटिव स्मेल है, और उससे रिलेटेड सिग्नल्स को आगे वगैरह भेजने का काम होता है। तो आपसे जस्ट सिंपली पूछा जा सकता है कि ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक पार्ट है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन नेटवर्क का। ओके, उसके बाद आगे लिखा हुआ है पियरिंग एट जॉब। तो यहाँ पर बात हो रही है फिर वही डिटेल में स्टडीज़ यहाँ पर चल रही हैं, हमें अपने काम की चीज़ें निकालनी हैं। और यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं और जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने जो जुपिटर है, जुपिटर के अंदर दो तरीके की पार्ट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। यू कैन सी दिस जुपिटर इमेज हियर। इमेज के अंदर दो तरीके की लाइनें दिख रही हैं, एक डार्क कलर की लाइन है और एक लाइट कलर की लाइन है। तो जो लाइट कलर की लाइन्स हैं उनको जोन कहा जाता है, जो वाइट स्ट्रिप्स हैं उनको जोन्स कहा जाता है, और जो डार्कर हैं उनको बेल्ट कहा जाता है। तो ओवरऑल ये मिलकर के जुपिटर का बेल्ट एंड जोन क्रिएट यहाँ पर करते हैं। इस तरीके से ये बेल्ट एंड जोन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो इन लोगों ने पता किया है कि जैसे क्लाउड है इसके एटमॉस्फेयर में, उस क्लाउड के नीचे ये जो जोनेशन है ये चेंज होते रहते हैं, बेल्ट जोन में चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर ये पता की है। हमारे लिए डिस्कवरी इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्कवरी नहीं पूछी जाएगी, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा सिस्टम जुपिटर के अंदर में होता है। ओके, since the brightness related to either warmth of the atmosphere or presence of the ammonia, researchers believe either of these parameters invert। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये इन्वर्ट हो जाते हैं जैसे जैसे आप जुपिटर के एटमॉस्फेयर में जाते जाते हो। ठीक है, तो फिर वही रिसर्च नहीं करनी इसके ऊपर, वरना 1 घंटे इसी के ऊपर रह जाओगे।
फिर यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोग्रेस ऑफ अल्जाइमर्स, और इसके बारे में इन्होंने बताया है कि अभी तक ये पता था कि जो अल्जाइमर है, जो अल्जाइमर की डिजीज़ आपके माइंड के अंदर होती है, जिसकी वजह से डेथ ऑफ जो ब्रेन सेल है, जिनको नर्व सेल भी कहते हैं, इन शॉर्ट जिनको न्यूरॉन्स भी कहते हैं, उनकी डेथ होनी यहाँ पर शुरू हो जाती है। इसको अल्जाइमर डिजीज़ का नाम दिया जाए। पहले पता था कि अल्जाइमर जो है वो सिंगल पॉइंट से फैलता है और एक चैन बनाते हुए आपकी ब्रेन सेल को किल करता है। तो ये आपका सिंगल पॉइंट हो गया जहाँ से आपकी अल्जाइमर की डिजीज़ चलेगी और धीरे धीरे अलग अलग स्टेशन पर आपकी सेल्स को नष्ट करते हुए एक चैन के रूप में क्रिएट होगी। लेकिन अब पता चला है कि द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज़ डिपेंड्स ऑन हाउ क्विकली इट कल्स इट सेल। रिसर्चर्स ने ये पता किया है कि ये जो डिजीज़ है वो डिफरेंट पॉइंट से फैलती है और चैन ना बना करके नेट बनाने का काम करती है। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से यहाँ पर फैलनी शुरू होती है और चैन के रूप में ना होकर के नेट के रूप में यहाँ पर फैल करके आपकी जो नर्व सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं उनको ख़त्म करने का काम करती है। ठीक है, तो ये सब काम यहाँ पर हो रहे हैं। अगली खबर है कि जो एशियन स्पाइडर है उसको जॉर्जिया में देखा गया है और ये कोई ख़ास नहीं है, इसका नाम है ज़ोरो स्पाइडर, और इसको जो है वो यहाँ पर आपका जापान, चाइना, कोरिया, ताइवान इन जगहों पर पाई जाती हैं, लेकिन यूएसए के अंदर कैसे पहुँची ये हमें नहीं पता, और ये एशियन स्पाइडर है, जॉर्जिया में हमें मिली है। उसके बाद आगे बात करते हैं, और यहाँ पर जो आर्टिकल जो काम का नहीं था वो था वैक्सीनेशन चिल्ड्रंस को किस तरीके से लगाई जाए, उसमें कैसी प्रायोरिटीज़ फिक्स की जाएँ। तो जो इंडियन ड्रग रेगुलेटर है DCGI, उसने यहाँ पर जो आपकी जाइडस वैक्सीन है, जाइडस कैडिला वैक्सीन है, DNA बेस्ड वैक्सीन है, उसको यहाँ पर जो एडल्ट हैं और 12 साल तक चिल्ड्रंस एज्ड 12 ईयर एंड एबव, तो 12 साल और उससे ऊपर के बच्चों के लिए इसको यहाँ पर अप्रूव कर दिया है। ओके, और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर जो है आपका जो कह सकते हैं कि कोवैक्सीन है उसको भी 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए अप्रूव कर दिया है। तो इस चीज़ के ऊपर PhD यहाँ पर लिखी हुई है कि ये सही है या गलत है, दो लोग आपस में मिलकर के यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट टाइप। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं, साइंटिस्ट फाइंड अ मिनरल सीन इन द डेप्थ ऑफ द अर्थ इन अ मीटेरॉइड। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PT के क्वेश्चन निकलने के भी चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। जो स्टडी की गई है वो की गई है IIT खड़गपुर के द्वारा, और इन्होंने जो है वो एक क्लू निकाला है, जो मून किस तरीके से यहाँ पर फॉर्म हुआ उसकी स्टडी यहाँ पर हम कर सकते हैं आगे थोड़ी सी। ओके, तो मून से किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है उसके ऊपर हमारी थ्योरी है, मून फॉर्मिंग जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, उसको थोड़ा और आगे यहाँ पर बढ़ाने की बात की गई है। ओके, तो देखते हैं कि क्या बात यहाँ पर की गई है। द की फाइंडिंग्स जो IIT खड़गपुर ने की, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर पता लग सकता है कि किस तरीके से अर्थ का एवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से मून यहाँ पर फॉर्म हुआ और किस तरीके से अर्थ भी यहाँ पर फॉर्म हुई। ठीक है, तो जो स्टडी है ये आपके एक मीटेरोइड को देख करके होगी। ओके, और ये मीटेरोइड जो है वो महाराष्ट्र में गिरा था 2012 में, उसके जो उसके अंदर आपके बेसिकली मिनरल्स हैं उसको देख करके आपकी ये संरचना यहाँ पर होगी। ओके, तो ये जो आपका मीटेरोइड यहाँ पर आया है इसके अंदर आपके मिनरल्स मिले हैं, लाइक देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ वेन्स इन द मिनरल। मिनरल का नाम है, नाम याद रखना है आपको, ब्रिज्मनाइट। ओके, तो ये आपका मिनरल का नाम है ब्रिज्मनाइट। ओके, ये मिनरल अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट्स हैं उसमें भी भारी मात्रा में पाया जाता है, विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट मिनरल इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ब्रिग्मानाइट इज़ द मोस्ट एबंडेंट मिनरल ऑफ द अर्थ इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर में ब्रिग्मानाइट जो है वो बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है, और ये सब जो हम पता करेंगे ये कॉन्ड्राइट जैसे एस्टेरॉइड्स। ठीक है, तो कॉन्ड्राइट जो है वो एक टाइप के मेटेरॉइड्स होते हैं, और इसमें एक नाम दिया गया है कैटोल L6। तो ये पूरा नाम है इस मीटियोर जो कि 2012 में महाराष्ट्र में गिरा था, इसके अंदर भी इसके अवशेष देखने के लिए मिले हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें पता लगेगा कि किस तरीके से जो हमारा अर्थ है वो फॉर्म हुआ और किस तरीके से आपका जो मून है वो फॉर्म हुआ। ओके, और जो मून फॉर्मिंग जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस है वो यहाँ पर हमारी थोड़ी आगे बढ़ सकती है, उस थ्योरी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, नाउ ये आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस आपको पता है कि 6400 किलोमीटर के करीब है। नीचे जाते हैं ऊपर आपकी यहाँ पर क्रस्ट आ जाती है, फिर अपर मेंटल एक ट्रांजिशन जोन आएगा, लोअर मेंटल आएगी, फिर आउटर कोर यहाँ पर होगी और फिर इनर कोर यहाँ पर होगी। ठीक है, तो हर एक जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाते हो नए नए मिनरल्स आपको यहाँ पर फाइंड होते रहते हैं। ठीक है, जैसे अपर मेंटल के अंदर यहाँ पर आपके मिनरल्स पाए जाते हैं लाइक ओलिवाइन। ठीक है, ये याद रखना। फिर आप देखो ट्रांजिशन जोन के अंदर भी यहाँ पर पाए जाते हैं लाइक रिंगवुडाइट है,
वेटलेसलाइट है और मेजोराइट है, ये सब पाए जाते हैं यहाँ पर। लोअर मेंटल में भी मिनरल्स पाए जाते हैं लाइक ब्रिजमैनाइट, ठीक है, ये सब मिनरल्स हैं। फिर नीचे जैसे जैसे बढ़ते चले जाओगे और भी आपको मिलते रहेंगे। तो एक पोटेंशियल क्वेश्चन ये निकलता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के डीप में जाते हैं, ये मिनरल्स आपको इनको यहाँ पर लगाना है, आपको क्रम में लगाना है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ओलवाइन ये दे देगा आपको रिंगल रिंगवुडाइट एंड ब्रिजमैनाइट, ये तीनों क्या हैं, ठीक है। तो ये मिनरल हैं जो कि अर्थ के इंटीरियर में पाए जाते हैं और आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये नीचे पाए जाते हैं। उसके बाद और भी होते हैं लाइक मेजोराइट है या फिर ये वाला है, ठीक है। तो यहीं पर लिखा हुआ है एबंडेंस मिनरल, और इसमें लिखा है कि ब्रिजमैनाइट इज़ द मोस्ट वॉल्यूमेंटरी अबंडेंस मिनरल ऑफ द अर्थ इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका ब्रिजमैनाइट मिनरल पाया जाता है, और इट इज़ प्रेजेंट इन द लोअर मेंटल। ये भी आपको याद रखना है कि लोअर मेंटल में पाया जाता है, जैसा कि मैंने इमेज के अंदर भी दिखाया आपको। लोअर मेंटल में आपको यहाँ पर मिलेगा। लोअर मेंटल 650 से लगभग 2700 किलोमीटर तक फैली हुई है, और इस सब के जरिए हम ये समझ पाएंगे कि अर्थ का जो ओरिजन है या फिर प्लेनेटरी जो इंटीरियर्स हैं उनका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। प्लेनेटरी इंटीरियर्स का मतलब है जैसे अर्थ प्लेनेट है तो उसके इंटीरियर का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, हम उसको भी यहाँ पर जानने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो ये रिसर्च जो है वो IIT खड़गपुर ने की। कौन साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे उनका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस थ्योरी के जरिए जो हमारी मून फॉर्मिंग जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस है वो आगे बढ़ सकती है। ये हाइपोथेसिस ये कहती है कि लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ जो है वो कोलाइड हुआ विद अ प्लेनेट द साइज ऑफ मार्स। इस थ्योरी के हिसाब से, यानी मून फॉर्मिंग जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के हिसाब से, जो आपका 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ जो है, आपकी जो अर्थ है वो एक ग्रह से यहाँ पर कोलाइड हुई। ग्रह जिससे ये कोलाइड हुई उसका नाम है टेला, THE थैला, ठीक है, THELA। इसका साइज़ जो है वो मार्स की तरह था, इससे यहाँ पर कोलाइड हुई, और जिससे जो अर्थ का बाहर का हिस्सा है, अर्थ का बाहर का हिस्सा है, वो यहाँ पर पूरा का पूरा पिघल गया, यानी मोल्टन स्टेज में वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये इस थैला नाम के ग्रह से यहाँ पर टकराई, एंड द फोर्स ऑफ दिस इम्पैक्ट वाज सो हाई कि अर्थ जो है वो यहाँ पर पिघल गई। ह्यूज एज अ मेल्ट द अर्थ डाउन फ्रॉम द सरफेस टू द डेप्थ ऑफ 750 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर। तो लगभग अर्थ का जो सरफेस है वो 1000 की गहराई तक यहाँ पर पूरी तरीके से मेल्ट हो गया। ये हाइपोथेसिस है, ठीक है। दिस हाइपोथेसिस गोज दैट दिस कोज द अर्थ टू बी बाथेड इन द मैग्मा ओशन, जिसके कारण जो इसकी सरफेस है वहाँ पर जो ओशन तैयार हो गया मैग्मा का, जिसको मैग्मा ओशन यहाँ पर कहते हैं। और मैग्मा ओशन तैयार होने से उसमें से एक पार्ट यहाँ पर टूट करके बाहर आ गया, मतलब जो ओशन है वो द्रव जो यहाँ पर पदार्थ बन गया मैग्मा का, वो एक टूट करके अलग आया, जिससे आपका जो चंद्रमा है वो यहाँ पर क्रिएट हुआ। इस तरीके से ये हाइपोथेसिस यहाँ पर वर्क करती है, ठीक है। तो इसी हाइपोथेसिस जो है वो मोस्ट फेवर्ड है कि किस तरीके से मून का फॉर्मेशन हुआ, और ये सब चीज़ें यहाँ पर अभी तक चल रही हैं। तो इसी में आगे स्टडी और ज़्यादा हमारी मदद करेगी। मैग्मा ओशन की अगर हम बात करें, जो कि इस कोलिजन से यहाँ पर बना, 1000 किलोमीटर गहराई तक मैग्मा यहाँ पर क्रिएट हो गया। अर्थ वॉज द ओशन ऑफ मैग्मा इन द पास्ट, ये हमको पता है। द हैवियर आयरन एंड निकल जो मेटल थे वो नीचे यहाँ पर चले गए, और उन्होंने कोर यहाँ पर क्रिएट किया, एज यू कैन सी हियर, ओके। और जो लाइटर मेटल थे वो आपके मेंटल में यहाँ पर रह गए, और जो मेटेरोइड यहाँ पर आकर के गिरा है मून से, ओके, उसकी स्टडी हमने यहाँ पर जब की तो हमें उसके अंदर इसी तरीके के फॉर्मेशन देखने के लिए मिले जैसे कि अर्थ के अंदर में फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सब स्टडीज़ यहाँ पर हो रही हैं, ओके। और दूसरा यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है अबाउट ब्रिज्मनाइट के बारे में, ठीक है। ये रहा, ये कंसिस्ट करता है मैग्नीशियम को, आयरन को, कैल्शियम को, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स को, ये सब इसके अंदर में यहाँ पर पाए जाते हैं, ओके। तो इनके वो केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह सभी को देखते हुए ये सब स्टडीज़ यहाँ पर हो रही हैं। इन सभी फाइंडिंग्स से जो है वो आपको न्यूमरस जो एडवांसेस हैं वो आपके इस हाइपोथेसिस में आगे बढ़ सकते हैं कि किस तरीके से 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, और उससे जो आपका मून है वो यहाँ पर अलग हुआ, जैसा कि अभी मून फॉर्मिंग जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के बारे में बताया जाता है। तो ये सब आपको यहाँ पर याद रखना है, ये बिल्कुल मत बोलना कि ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, लोअर मेंटल में, अपर मेंटल और ये सब, ठीक है। उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पर बताया गया है कि इंडियन फार्मिंग प्रैक्टिसेस लर्निंग फ्रॉम द एल्सवेयर और इन द वर्ल्ड।
तो हम पूरी दुनिया से क्या सीख सकते हैं उसके बारे में बताया गया। देखिए एक पेपर पब्लिश हुआ, पेपर का नाम है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज यूएसए। तो इस पेपर के अंदर एक आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश है, इसका नाम है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, यस इंटीग्रेटेड फार्मिंग विद इंटरक्रॉपिंग इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन वाइल रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। ये इसका पूरा नाम है। कुल मिला के इस नाम से हमें पता लगता है कि हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग के ज़रिए फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है और साथ ही जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है उसको कम रखना है। एनवायरमेंटल फुटप्रिंट का मतलब आप समझते हैं कि जो आपकी कह सकते हैं कि पॉपुलेशन है उसको सर्वाइव करने के लिए आपको कम से कम एनवायरमेंटल की डिग्रेडेशन की ज़रूरत है। कितनी एनवायरमेंट जो रिसोर्सेज हैं उनका आप यूज़ करें ताकि अर्थ को नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसको कम से कम रखना है, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को रिड्यूस करके हमें यहाँ पर रखना है। तो रिसर्च पेपर ने यहाँ पर बताया कि 4 तरीके से आप ये काम कर सकते हो कि फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कम हो। उन्होंने बताया कि आप रिले प्लांटिंग कर सकते हो, उन्होंने बताया आप स्ट्रिप रोटेशन कर सकते हो, उन्होंने बताया आप सॉइल मल्चिंग कर सकते हो और नो टिलेज या रिड्यूस्ड टिलेज का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये चारों चीज़ें क्या होती हैं इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मतलब आर्टिकल में दिया ही था। ओके, तो इनका यूज़ करके आप यहाँ पर जो अपनी प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर बढ़ा सकते हो। इन्होंने ये बताया कि अगर आप ज़ीरो टिलेज करते हो या फिर रिड्यूस्ड टिलेज करते हो तो आपकी एनुअल क्रॉप की यील्ड जो है वो 15% से लेकर के 50% तक यहाँ पर बढ़ सकती है और साथ ही साथ जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है वो 17% तक कम हो सकता है। ओके, तो ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मोनोकल्चर क्रॉपिंग अगर आप करते हो उसकी तुलना में। ओके, तो इन्होंने ये भी बताया कि दिस लेड टू द कंक्लूजन डेट स्मॉल फार्म होल्डर्स कैन ग्रो मोर फूड। तो स्मॉल जो फार्म होल्डर्स हैं वो भी ज़्यादा फूड यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। एंड हैव रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, और एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कम रख सकते हैं। दिक्कत यह है कि करंट स्टेटिक्स ये बताते हैं कि इंडिया के अंदर जो 70% से ज़्यादा फार्मर्स हैं वो उनके पास जो लैंड है वो 2 हेक्टेयर से भी कम की है, ठीक है। 2 हेक्टेयर से कम की उनके पास लैंड है, यानी कि वो स्मॉल लैंड होल्डर्स यहाँ पर क्रिएट हैं। आप देख सकते हो कि 82% ऑफ द फार्मर्स बीइंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, और बेसिकली जो डिपेंडेंट है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ओके, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई और इन्होंने ये भी बताया कि जो 30% फार्मर्स हैं वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से यहाँ पर बोरो करते हैं, हालांकि जो 50% फार्मर्स हैं वो आपके साइलोकियन सोर्सेज यानी कि जो मनी लेंडर टाइप के लोग होते हैं उनसे यहाँ पर बोरो करने का काम करते हैं, ठीक है। तो बोरोइंग के ज़रिए यहाँ पर आपके काम किए जाते हैं। अब ये जो 4 टर्म्स हैं, रिले प्लांटिंग है, स्ट्रिप रोटेशन है, सॉइल मल्चिंग है, या फिर आपकी नो टिलेज है या ज़ीरो टिलेज है, रिड्यूस्ड टिलेज है, उससे किस तरीके से आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। लाइक यू कैन सी हियर रिले प्लांटिंग, और यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रिप क्रॉपिंग, यहाँ पर सॉइल मल्चिंग एंड ज़ीरो टिलेज के बारे में बताया गया। ओके, तो रिले प्लांटिंग की बात करें, आप यहाँ से इसको इग्नोर करेंगे, इसको मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो इन्होंने जो सोर्स लिया है समझाने के लिए वो लिया है रिले क्रॉपिंग GK टुडे का, तो मैंने भी वहीं से ही चीज़ें उठाई हैं। रिले क्रॉपिंग के बारे में यहाँ पर यह है कि इस रिले क्रॉपिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि सेकेंड क्रॉप इज़ प्लांटेड इवन बिफोर द फर्स्ट क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड। पहली क्रॉप यहाँ पर हार्वेस्ट नहीं की जाती, उससे पहले ही दूसरी क्रॉप यहाँ पर जो है वो बो दी जाती है, ठीक है। दस बोथ क्रॉप जो हैं वो सम पार्ट ऑफ द सीज़न यहाँ पर शो करती हैं, मतलब कॉमन रख रहता है। जैसे कि जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक आपने कुछ उगाया तो आपको रिले क्रॉपिंग के अंदर में आपको सितंबर में या फिर अगस्त में आपको कुछ और यहाँ पर प्रोड्यूस जो है वो उगाना पड़ेगा, उसको कहेंगे रिले क्रॉपिंग, ठीक है। ये आप यहाँ पर कर सकते हो। दस बोथ क्रॉप शेयर सम पार्ट ऑफ द सीज़न, तो सीज़न का कुछ पार्ट यहाँ पर कॉमन रहता है। इन इंडिया जैसे राइस उगाया जाता है उसके बाद कॉलीफ्लावर उगा देते हैं, फिर ऑनियन और समर गोड भी उगा देते हैं। ये रिले क्रॉपिंग का एग्जाम्पल यहाँ पर बनता है। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? देखिए रिस्क बहुत ही कम रहता है, लेस रिस्क। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज़ की यील्ड अच्छी नहीं हुई तो दूसरी चीज़ पर आप डिपेंडेंट रह सकते हो। यील्ड डजंट डिपेंड ऑन वन क्रॉप एलोन। बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर रहता है। सम डिजीज़, देखिए डिजीज़ और इंसेक्ट जो हैं वो एक पर्टिकुलर हार्वेस्ट उसको ही नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपकी दूसरी जो हार्वेस्ट है वो यहाँ पर बची रह सकती है। तो इंटरक्रॉपिंग में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। बेटर इरोजन कंट्रोल ड्यू टू द बेटर ग्राउंड कवर, इरोजन कंट्रोल भी बेटर होता है। एनी लेग्यूम्स इन्वॉल्व्ड में ऐड सम नाइट्रोजन टू द सोइल, लाइक आपने राइस या फिर बीट उगाया तो वो लेग्यूमस क्रॉप्स यहाँ पर हैं, उसकी वजह से नाइट्रोजन जो है उसकी मात्रा सोइल में कम नहीं होती है।
लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मैकेनाइजेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अलग अलग तरीके की क्रॉप्स आप वहाँ पर उगा रहे हो। मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है। ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन वो भी यहाँ पर बढ़ जाती है, टू बी हायर ड्यू टू द रिड्यूस्ड एफिशिएंसी इन प्लांटिंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो कॉस्ट पर यूनिट भी यहाँ पर आपकी जो प्रोडक्शन की बढ़ जाती है। कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो ये डायरेक्ट यहाँ से पॉइंट्स जो हैं वो निकलते हैं। यही सेम चीज़ें यहाँ पर दी गई थी कि भाई रिस्क जो है वो यहाँ पर लेस होता है, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर यहाँ पर होता है, लेग्यूमस जो हैं उनकी वजह से नाइट्रोजन यहाँ पर फिक्स होती रहती है। इंडिया में अगर हम देखें तो ये सब काम यहाँ पर होते हैं इन द फील्ड ऑफ लाइक ऑनियन, टर्मरिक, चिलीज, जिंजर, गार्लिक, ये सब आप लगातार यहाँ पर उगाते हो इन साउथ इंडिया। ओके, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। दूसरा, स्ट्रिप क्रॉपिंग की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, ये रही। स्ट्रिप क्रॉपिंग में कुछ भी नहीं है, ये एक फार्मिंग मेथड ही है, और इसके अंदर जो आपका फार्म है उसको आप कई सारी स्ट्रिप्स में यहाँ पर बांट देते हो। जो स्ट्रिप्स हैं उनके बीच के गैप में आपका जो है वो कह सकते हैं कि घास यहाँ पर उगाई जाती है। इन्वॉल्व कल्टिवेटिंग ऑफ फील्ड पार्सनिंग इनटू लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स विच आर अल्टरनेटिव इन अ क्रॉप रोटेशन। तो इसके अंदर क्रॉप रोटेशन के बेस पर काम होता है। देखिए, याद रखिएगा कि ये जो रिले प्लांटिंग है इसके अंदर क्रॉप रोटेशन पर काम नहीं होता। क्रॉप जो है वो साइमल्टेनियसली उगाई जाती है, और सम सीज़न वो यहाँ पर कॉमन उनका यहाँ पर रहता है। मतलब जैसे कि आपने यहाँ पर राइस और कॉलीफ्लावर उगाया, तो राइस के हार्वेस्टिंग सीज़न और कॉलीफ्लावर का सोइंग सीज़न कॉमन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसमें स्ट्रिप क्रॉपिंग में ऐसा नहीं है। इसमें क्रॉप रोटेशन के बेस पर काम करता है। कुछ महीने आपने कुछ उगाया, उसके बाद कुछ, उसके बाद कुछ, और उसके बाद कुछ, इस तरीके से आपका ये सिस्टम यहाँ पर काम करता है। और बेसिकली जो ड्राई लैंड एरियाज़ है वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, और यूएसए में भारी मात्रा में फॉलो किया जाता है। इंडिया में भी यहाँ पर ये फॉलो होता है। ह्यूज नीड फार्म एरिया, मतलब जो फार्म एरिया है वो काफ़ी बड़ा होगा तब भी आप स्ट्रिप फार्मिंग कर सकते हो। तो जो छोटे फार्मर्स हैं यहाँ पर, जो कि 84% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंडिया के अंदर, वो इस फार्मिंग प्रैक्टिस को नहीं अपना सकते, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें भी यहाँ पर आपके सामने आती हैं। तो यूएसए के अंदर ये चीज़ काफ़ी भारी मात्रा में यूज़ है। हाउएवर दिस लीड्स लार्ज लैंड, इसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होती है, इसीलिए जो सिटीज़ वगैरह में ओन्ड या फिर गवर्नमेंट ज़मीन है उन पर ही आप ये सब काम कर सकते हो। प्लांटिंग ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर्स हैज़ हेल्प स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया के अंदर इस तरीके की अगर आप फार्मिंग करते हो तो डेजर्ट की कंडीशन से उसमें बचा जा सकता है। स्ट्रिप क्रॉप को ए रे ऑफ होप भी कहा गया है, जो कि विकासपीडिया नाम की साइट ने यहाँ पर इसको दिया है। विच डिस्कसेस वेस्टर्न कर्नाटका वेयर 80% ऑफ द फार्मर्स डिपेंड ऑन ग्राउंड नट एज देयर ऑप्शन। तो उस ग्राउंड नट के लिए यहाँ पर आप देखो ये आपका जो क्रॉप रोटेशन सिस्टम है उसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ओके, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पर रखनी है। फिर आ जाता है सॉइल मल्चिंग और नो टिल। सॉइल मल्चिंग का मतलब यहाँ पर है कि जो आपका जो खेत है उसमें जो आपका सॉइल कवर है उसको आप बिल्कुल ना छेड़ें। सॉइल कवर के अंदर स्ट्रॉ है, लीव्स है, ये सब यहाँ पर आ जाते हैं, और इनको आप बिल्कुल भी यहाँ पर ना छेड़ें। देखिए, सॉइल मल्चिंग डेट इज़ अवेलेबल मीन्स सच एज क्रॉप स्ट्रॉ इन एडिशन टू द मेजर क्रॉप सच एज व्हीट एंड राइस। तो क्रॉप का जो स्ट्रॉ होता है जो कि सॉइल के लिए कवर का वर्क करता है, उसको आपको यहाँ पर रखना होता है। सॉइल कवर जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल यहाँ पर होता है, क्योंकि उससे जो आपका वाटर है, वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी बढ़ती है सॉइल की, और उसके साथ साथ जो सॉइल से वाटर है उसका इवापोरेशन भी कम यहाँ पर होता है। ओके, तो इरोजन यहाँ पर कम होता है, मॉइस्चर रिटेन रहता है, और बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स जो हैं लाइक अर्थवॉर्म्स वगैरह, उनके लिए यहाँ पर जो सर्वाइविंग कंडीशंस अच्छी हो जाती हैं। ओके, दूसरा नो टिलेज। नो टिलेज भी सेम ही है कि जो ज़मीन है उस पर टिलेज का यूज़ आप ना करें, मतलब बहुत डीप तक उसको यहाँ पर ना डिस्टर्ब करें, क्योंकि उससे जो उसके अंदर में आपके वॉर्म्स होंगे उनमें भी नुकसान होगा, साथ ही साथ जो आपका सॉइल कवर है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये चारों मेथड अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं, दीज 4 मेथड्स सजेस्टेड बाय द इंटरनेशनल ग्रुप आर वर्थ फॉर्मिंग इन इंडिया। तो इंडिया में इन सब चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चारों मेथड आपको यहाँ पर पता होने चाहिए कि हाँ, ये सब के ज़रिए अच्छी जो फसल है वो प्रोडक्शन अच्छा किया जा सकता है, और एनवायरमेंटल फुटप्रिंट उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, तो इसके ज़रिए आपको इतना याद रखना है। ये आपकी लास्ट न्यूज़ थी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आज का यहाँ पर था। इस तरीके से आपको ख़त्म करना था। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।